हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी और आज हम बाइंडिंग अप का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं, थर्ड क्लास है। प्लस अभी तक जो है मैं एलाइड लॉ पे और कंपनी लॉ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसको भी एक बार देख लेना अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है। ऑल्सो अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो बाइंडिंग अप के इससे पहले 2 क्लासेस और हो चुकी हैं जो अपलोडेड है, तो आप उसको भी देख लो। उसके बाद थर्ड लेक्चर ज़्यादा अच्छी तरह का समझ में आएगा। And if you haven't subscribed to the channel, then please do subscribe and press the bell icon for latest update and notification. Now, सेक्शन 291 के अंदर क्या है? प्रोविजन हमने सेक्शन 290 तक कर लिया था, जिसमें पावर्स ऑफ जो है लिक्विडेटर है कि पावर और ड्यूटीज क्या क्या है। नाउ सेक्शन 291 में क्या है? प्रोविजन फॉर प्रोफेशनल असिस्टेंस ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। कंपनी लिक्विडेटर क्या? प्रोविजन ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंस। प्रोफेशनल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? सी और सी एस। तो इसमें ये लिखा है कि कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं वन और मोर प्रोफेशनल, सीए या सीएस। डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब वो रिलेटेड पार्टी है या कोई और चीज है, वो चीज जो है इंडिपेंडेंस वो लोग शो करेंगे, राइट। ऐसे ही लिक्विडेटर को भी विद इन 7 days ऑफ द ऑर्डर जो है वो डिस्क्लोज करना होता था, 7 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। नाउ सेक्शन 292 के अंदर क्या था? एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ऑफ कंपनी लिक्विडेटर पावर। ठीक है, तो कंपनी लिक्विडेटर की जो पावर है उसको जो एक्सरसाइज और कंट्रोल करना, तो अभी तो ये पॉइंट्स है, इसके नीचे जो है पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, कि एसेट को कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना है। डायरेक्शन गिवन बाय क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरी शेल ओवरराइड, अगर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया, मतलब क्रेडिटर्स ने अपनी बात कह दी, कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने अपने लिए कह दिया, तो जो है ये जो भी डायरेक्शंस होंगे वो ओवरराइड होंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन सी कमेटी में होते थे? एडवाइजरी कमेटी के अंदर। और बाइंडिंग अप कमेटी भी बनती थी, जिसके अंदर लिक्विडेटर, क्रेडिटर्स और अदर प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल होते हैं। 2 कमेटी बनी है अभी तक। समन फ्रॉम कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर से जो भी जो है, मतलब समन फ्रॉम कंपनी लिक्विडेटर, मतलब कंपनी लिक्विडेटर बुला सकता है किसको? क्रेडिटर्स को एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज को, कि चलो मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग भी करवाता है कंपनी लिक्विडेटर। अप्लाई ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, अगर आप एग्राइव्ड हो लिक्विडेटर को, आपको लगता है कि लिक्विडेटर बाइज्ड है और उसने क्रेडिटर्स के फेवर में कर दिया, कॉन्ट्रीब्यूटरीज तो गए, तो इसके लिए आप एग्राइव्ड अगर पर्सन हो, या फिर आप आपको लगता है कॉन्ट्रीब्यूटरीज के फेवर में कर दिया और क्रेडिटर्स को नहीं पूछा, तो आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट को संभालना, क्योंकि सारे का सारा जब बाइंडिंग अप का ऑर्डर होता है तो सारा का सारा कंपनी लिक्विडेटर जो है चेयरपर्सन बन जाता है, और वही सब कुछ चीजें मैनेज करता है, एज अ मैनेजर एक्ट करता है कंपनी के लिए, कि उसको पूरा बिजनेस बेचना है या एसेट्स बेचने हैं, क्या करना है, वो सारे के सारा जो ओनरशिप है वो हाथ के हाथ ट्रांसफर हो जाती है ट्रिब्यूनल पे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट, एसेट का एडमिनिस्ट्रेशन बन गया। डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग क्रेडिटर्स एज पर डायरेक्शन गिवन बाय resolution of creditors of contributories and advisory committee। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? क्रेडिटर्स को डायरेक्शन मिलेगी, रेजोल्यूशन ऑफ क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज, जो भी इनका रेजोल्यूशन होगा, ठीक है, एंड एडवाइजरी कमिटी, राइट। डायरेक्शन गिवन बाय क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज शेल ओवरराइड इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद स्टैच्यूटरी विद एडवाइजरी कमिटी, तो एडवाइजरी कमिटी के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो जो डायरेक्शन है वो ओवरराइड हो जाएंगी। क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज सुपरसीड जो है एडवाइजरी कमेटी, तो क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होंगे? सुपरसीड करेंगे एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी के अंदर कौन कौन होता है? लिक्विडेटर, कॉन्ट्रीब्यूटरीज और क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज हमेशा क्या होंगे? सुपरसीड करेंगे एडवाइजरी कमेटी को। नाउ समन फ्रॉम कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर से जो है समन करना। नाउ कंपनी लिक्विडेटर जो है समन मतलब बुला सकता है, कंपनी लिक्विडेटर मे समन मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज, तो जो कंपनी लिक्विडेटर है वो क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज की मीटिंग को बुला सकता है, एंड शेल समन सच मीटिंग एट सच टाइम एज क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो ये जो है एज पर जो भी उसको टाइम लगेगा, मतलब जो भी उसको लगा कि हाँ ये अप्रोप्रिएट टाइम है, अब मीटिंग होनी चाहिए, तब बुला सकता है। ठीक है, टू असर्टेन देयर विशेस, इनको क्यों बुलाएगा? कि आप अपनी विशेस बताओ। एंड मे बाय रेजोल्यूशन डायरेक्ट
डायरेक्ट रेजोल्यूशन से क्या होगा, या रेजोल्यूशन से उनको बताएगा कि ये रेजोल्यूशन सर पास हुए हैं, और मे रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू डू सो बाय नॉट लेस देन 1/10 इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरीज। नॉट लेस देन, तो या फिर कोई रेजोल्यूशन पास करने को कहेगा बाय नॉट लेस देन 1/10 इन द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरी। तो रेजोल्यूशन पास करने के लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन कि नॉट लेस देन 1/10 इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरीज वो ही पास कर सकते हैं। अप्लाई टू ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। अगर कोई एग्राइव्ड पर्सन ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। द ट्रिब्यूनल में कंफर्म, रिवर्स और मॉडिफाई द एक्ट एंड डिसीजन एक्सप्लेन्ड। तो कंफर्म, जब हमने बाकी सारे फेमा में भी, अगर आप फेमा, पीएमएलए, इवन कंपनी लॉ में ट्रिब्यूनल के पास तीन ही ऑप्शंस होते हैं हमेशा। एक कंफर्म होता है कि ऑर्डर को या तो कंफर्म कर दे कि नहीं ये ठीक था, एक मॉडिफाई होता है कि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाते हैं, और एक सेट असाइड होता है कि उसको बिल्कुल ही साइड कर दे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिवर्स और मॉडिफाई द एक्ट और डिसीजन एक्सप्लेन, प्लस ट्रिब्यूनल फर्दर ऑर्डर एज इट थिंक फिट एंड प्रॉपर, और फर्दर ऑर्डर भी कर सकता है ना। सेक्शन 293 के अंदर क्या लिखा है, बुक्स टू बी केप्ट बाय लिक्विडेटर। कौन बुक्स जो है वो लिक्विडेटर के अंडर रहेगी। ये चीज थी जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर जैसे ही पास होता है तो सारी चीजें जो है एसेट भी, बुक्स भी, डॉक्यूमेंट्स भी, इवन पेपर्स भी, वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, ट्रिब्यूनल के अंडर चले जाते हैं, और उसको मेंटेन कौन करता है, लिक्विडेटर। तो मेंटेन प्रॉपर बुक्स फॉर इंस्पेक्शन थ्रू ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल को अगर इंस्पेक्ट करना होगा तो लिक्विडेटर मेंटेन करेगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर। सेक्शन 294 के अंदर क्या होता है, ऑडिट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर्स अकाउंट। तो कंपनी लिक्विडेटर के जो है अकाउंट्स को है, प्रॉपर बुक्स, receipt and payment account present to tribunal as prescribed but not less than twice in a year। ठीक है, तो बुक्स और जो रिसिप्ट है और पेमेंट है, क्योंकि जो लिक्विडेटर का अकाउंट क्या था, हमने आईपीसीसी में पढ़ा था, लिक्विडेटर अकाउंट बनाता है, इस साइड करता है इतनी यहाँ से पैसा रिसीव हुआ, और पेमेंट बनाता है जो है राइट हैंड साइड, ठीक है, कि कितना कितना पे करा है। ठीक है, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनता है हमारा नॉर्मल, तो वो प्रॉपर बुक्स और जो है ट्वाइस प्रेजेंट होगा ट्रिब्यूनल को, नॉट लेस देन मतलब मिनिमम ट्वाइस इन अ ईयर। अगर साल भर तक वाइंडिंग अप का चला तो ट्वाइस इन अ ईयर मिनिमम। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑडिटेड इन सच अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड होगी एंड वाउचर एंड इंफॉर्मेशन एज ट्रिब्यूनल, राइट। फाइल कॉपी ऑफ अकाउंट्स विद ट्रिब्यूनल एंड रजिस्ट्रार। तो ट्रिब्यूनल और रजिस्ट्रार के साथ जो है कॉपी ऑफ अकाउंट्स जो है फाइल होंगी, राइट। अब कंपनी जो है अकाउंट्स किसको फाइल करती है, आरओसी को, और जब लिक्विडेशन में चली जाएगी तब किसको करेगी, ट्रिब्यूनल को भी और रजिस्ट्रार को भी, दोनों को। नाउ कॉपी ऑफ अकाउंट्स फॉरवर्डेड इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी वाइंड अप हो रही है तो अगर सीजी के अंडर में आती है तो सीजी को जाएंगे, एसजी के अंडर में आते हैं एसजी को जाएंगे, और दोनों के अंडर में आते हैं दोनों को जाएंगे। समरी ऑफ अकाउंट टू बी कम्युनिकेटेड टू एवरी क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरीज। तो समरी ऑफ अकाउंट्स जो है वो कम्युनिकेट होगा हर एक क्रेडिटर को भी और कंट्रीब्यूटरीज को भी, ठीक है। सेक्शन 295 क्या कहता है, पेमेंट ऑफ डेप्ट बाय कंट्रीब्यूटरीज एंड एक्सटेंड ऑफ सेट ऑफ। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है कितना पढ़ा है, पहले उसको कर लेते समराइज। अब तक हमने ये पढ़ा है कि जो मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर एडवाइजरी जो मीटिंग होती है उसके अंदर क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटरीज और लिक्विडेटर होते हैं, ठीक है। अब अगर डिस्प्यूट हो जाता है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरीज सुपरसीड करते हैं एडवाइजरी कमेटी को, राइट। आप लिक्विडेटर के अगेंस्ट जो है जा भी सकते हैं कि उसके क्या नाम है, ट्रिब्यूनल के पास, कि गलत ऑर्डर पास करा है, ठीक है। और सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट जो है वो क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरीज मिलकर रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन कितना होगा, 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटरीज, राइट। प्रॉपर बुक्स मेंटेन होगी, बुक्स का ऑडिट होगा, और बुक्स जो है सबमिट किसके पास होंगी, ट्रिब्यूनल और रजिस्ट्रार के पास। तो अभी तक ये इतना इतना सा पढ़ा है। सेक्शन 295 के अंदर क्या है, पेमेंट ऑफ डेप्ट बाय कंट्रीब्यूटरीज एंड एक्सटेंट ऑफ सेट ऑफ। ट्रिब्यूनल टू पास एन ऑर्डर टू पे एनी मनी ड्यू, डायरेक्ट contributors to pay any amount due to the company by virtue of call। तो ट्रिब्यूनल जो है कोई भी अमाउंट ड्यू होगा तो कंट्रीब्यूटरीज को डायरेक्ट करेगा कि जो भी आपकी कॉल पे जो पैसा आउटस्टैंडिंग है ना उसको पे कर दो।
नाउ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल ऑर्डर क्या दे सकता है अनलिमिटेड कंपनी के केस में, अलाउ टू द कॉन्ट्रीब्यूटरीज बाय सेट ऑफ एनी मनी ड्यू टू हिम, कोई भी मनी जो है आपके पास उसको सेट ऑफ करो, टू द स्टेट विच ही रिप्रेजेंट, उस स्टेट में जहां वो रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम अ कंपनी ऑन एनी इंडिपेंडेंट डीलिंग और कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। ठीक है, किसी कंपनी के साथ अगर कोई इंडिपेंडेंट डीलिंग करी है, लाइक मैं हूँ मेंबर हूँ, ठीक है, मुझे पैसे ड्यू है, मैंने कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है, तो जो मेरे पास अमाउंट ड्यू है वो पे करूँ, तो ट्रिब्यूनली ऑर्डर कह सकता है कि अनलिमिटेड कंपनी में कि वो पे करो, ठीक है, सारा का सारा, लेकिन जो भी डिविडेंड और प्रॉफिट का जो शेयर है ना जो मेंबर के पास आता है वो नहीं मांग सकता, वो कहेगा ट्रिब्यूनल कि वो आपका पैसे आप रखो। लिमिटेड कंपनी के केस में उन मैनेजर्स और डायरेक्टर से मांग सकता है जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पेमेंट टू मनी, पेमेंट ऑफ अ मनी ड्यू अगेंस्ट एनी सब्सिक्वेंट कॉल, और अगर जो है कोई सब्सिक्वेंट कॉल है, जो पैसा अगर आना है, व्हेन ऑल क्रेडिटर्स पेड फुल द बैलेंस अमाउंट जो है सेटल अमॉन्ग और सेट ऑफ अमॉन्ग द जो है सब्सिक्वेंट कॉल। सपोज मेरा अनपेड, मैं एक मेंबर हूँ, मैंने दो टाइप के शेयर्स खरीदे हुए हैं, एक तो फुल्ली पेड है, ठीक है, और एक जो है अनपेड है, तो ट्रिब्यूनल क्या करता है, जितना भी अनपेड पोर्शन है ना वो मुझसे मंगा लेगा पूरा का पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये एंट्री बुक्स के अंदर पास होगी, ठीक है, और फाइनली फिर जितना भी बैलेंस अमाउंट अगर मंगवाना होगा तो मंगवाएगा, राइट। तो ये एंट्री बुक्स की, ये बुक्स के अंदर होता है कि वो मुझसे तो सारा अनपेड पोर्शन मंगा लेगा, फिर उसके बाद जितने भी फुली पेड है और जितने भी अनपेड है, ठीक है, जिसमें भी आउटस्टैंडिंग है, उन सारे शेयर में वो पैसा बांट देगा कि कॉन्ट्रीब्यूटरी से कितना अनपेड पोर्शन आ सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास, इक्विटी। उसके बाद अगर पर शेयर जो है 1 1 रुपीज आ रहा है, तो उसके हिसाब से जो है वो मुझसे पैसे कॉल कर सकते हैं, तो वो वैसे ट्रिब्यूनल जो है कॉल कर सकता है कैलकुलेशन के हिसाब से। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू मेक कॉल्स, call contributories or contributor for extent of their liability any money to the tribunal, वही कह सकता है कि contributories को कि आप अपना पैसा दो। और फॉर कॉस्ट चार्ज बा और एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस जो हुए हैं और जो भी कॉस्ट हुई है वो, एंड एडजस्टमेंट अमॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूटरीज, और बाकी को एडजस्ट कर देगा। तो जितने भी क्रेडिटर्स है सबको पे ऑफ कर दिया, जो वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस और जो भी चार्जेस लगे वो जो है पे ऑफ करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो कॉन्ट्रीब्यूटरीज के अंदर क्या होगा, एडजस्ट कर देंगे। मेक एन ऑर्डर फॉर अ पेमेंट ऑफ एनी कॉल सो मेड, तो ऑर्डर बना सकते हैं। सेक्शन 299 के अंदर क्या है, पावर टू समन पर्सन्स सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी एक्सेट्रा। जैसे अनलिमिटेड कंपनी के केस में उन्होंने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा हुआ है, इंडिविजुअल या डीलिंग करी हुई है, तो जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो दो डायरेक्टर्स को, वो क्या नाम, मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरीज को बोल सकता है ट्रिब्यूनल, बोला है। तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो मैं कॉन्ट्रीब्यूटरी हूँ, ठीक है, तो पकड़ लिया, लेकिन कोई एनी अदर पर्सन भी है, चाहे डेटर्स है, डेटर्स जो बुक में शो हो रहे हैं उन सबसे भी पैसा क्या है, मांगेंगे। ठीक है ना, तो ट्रिब्यूनल पास वाइंडिंग अप ऑर्डर या लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, समन कॉल करते हैं ऑफिसर, पर्सन नोन या सस्पेक्टेड, बुक्स एंड पेपर इन पोजेशन ऑफ अ कंपनी, इनडेटेड, केपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, तो जो भी इनडेटेड है उन सबसे वो इंफॉर्मेशन भी और पैसे भी दोनों मांग सकते हैं। एग्जामिनेशन क्या है, पर्सन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी बाय ओथ थ्रू, जो भी पर्सन या जो ऑफिसर है उनसे ओथ किस पे ली जाएगी, वर्ड ऑफ माउथ, मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, वर्ड ऑफ माउथ, और या फिर एफिडेविट दे सकते हैं, या फिर रिटर्न इंटेरोगेशन दे सकते हैं, रिटर्न में दे सकते हैं कि ये बातें हुई हैं, राइट, तो वो भी वैलिड मानी जाएंगी। नाउ प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स और पेपर्स कैसे, पर्सन या ऑफिसर जो है अगर उसको कॉल करा गया, समन करा गया टू प्रोड्यूस बुक्स एंड पेपर इन द कस्टडी, ठीक है, कि जो भी मेरे, लाइक मैं ऑफिसर हूँ कंपनी के और मेरी कस्टडी में कोई बुक्स या पेपर्स है, तो उसके लिए क्या है, समन करा जाएगा, बुलाया जाएगा, वेदर लीन और नॉट, ठीक है, कि लीन हुआ है, लीन मतलब लीन ऑफ ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर का है कि अगर आपको पेमेंट नहीं करी तो आप बुक्स जो है उसकी अपनी पोजीशन में रख सकते हो, कस्टडी में रख सकते हो, वो कह रहे हैं कि आपको देना पड़ेगा, वेदर चाहे आपने राइट टू लीन एक्सरसाइज करा है या नहीं करा है। नाउ ट्रिब्यूनल हैव अ पावर टू डिटरमाइन ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट लीन, अगर लीन हुआ भी है तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Tribunal direct liquidator to file report in respect of debt or property of company in possession of other.
तो ट्रिब्यूनल जो है रिपोर्ट फाइल कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ऑफ और प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी, कोई भी डेट या फिर जो है प्रॉपर्टी जो है कोई भी कंपनी की इन पोजेशन ऑफ अदर, तो वो भी मांग सकता है। तो अभी तक सारी बात ये है कि अगर ट्रिब्यूनल क्या है, सामान मांग रहा है कि अगर आपके पास कोई पैसा है कंपनी का तो उसको दो, कॉन्ट्रीब्यूटरीज के पास कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको दो, अगर कोई डीलिंग कर रखे है किसी ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर है कंपनी और आपके पास कोई पैसा आउटस्टैंडिंग है तो उसको दो। तो मतलब अभी सिर्फ क्या करना है, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। नाउ ऑर्डर क्या देंगे, पर्सन इंडेटेड टू द कंपनी ऑर्डर द पर्सन टू पे द अमाउंट टू द लिक्विडेटर की लिक्विडेटर को पैसा दो, एंड पर्सन पोजेशन इन अ प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, डिलीवर टू द लिक्विडेटर, अगर कोई प्रॉपर्टी कोई सामान ले रखा है तो वो भी लिक्विडेटर को डिलीवर करो। पर्सन समन फेल टू अपीयर विदाउट अ रीजनेबल कॉस्ट, अगर किसी पर्सन को बुलाया है और वो नहीं आ पाया है और उसका कॉस्ट भी कोई रीजनेबल नहीं है तो इम्पोज एन एप्रोप्रिएट कॉस्ट, तो हो सकता है ट्रिब्यूनल उस पर फाइन लगा दे। तो ये लिखा हुआ है कि वो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इम्पोज करेगा एप्रोप्रिएट कॉस्ट। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, एग्जीक्यूट एज कंपनी एज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। तो एग्जीक्यूट क्या होंगे, अब दो प्रोसीजर पढ़े थे, अब तक हम दो ही प्रोसीजर पढ़ते आ रहे हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर हमने कहाँ पढ़ा है, दो जगह पढ़ा है, एक तो हमने पीएमएलए में पढ़ा है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लगेंगे, और एक हमने स्पेशल कोर्ट के केस में पढ़ा है जहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर लग रहे थे। तो बाइंडिंग अप में जो है कोड कौन सा लगेगा, सिविल प्रोसीजर। इन सेम मैनर एज अ डिक्री ऑफ अ पेमेंट ऑफ मनी एंड डिलीवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी, तो जो भी डिक्री, जो डिक्री मतलब जो भी ऑर्डर्स वगैरह जो पास होते हैं, जो पेमेंट ऑफ मनी के अगेंस्ट, अगर आपने पैसा नहीं दिया अब तो, या डिलीवर करी है प्रॉपर्टी भी नहीं डिलीवर करी तो। डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लायबिलिटी व्हाटसोएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं इन डेट और प्रॉपर्टी, ठीक है ना, डिस्चार्ज करवाएंगे। नाउ सेक्शन 300 के अंदर क्या है, पावर टू ऑर्डर एग्जामिनेशन ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर एक्सेट्रा, तो लिक्विडेटर जो है रिपोर्ट देगा ट्रिब्यूनल को, ओपिनियन दैट फ्रॉड कमिटेड इन प्रमोशन फॉर्मेशन एंड कमीशन। नाउ पावर टू ऑर्डर एग्जामिनेशन ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर एक्सेट्रा, नाउ लिक्विडेटर जो है रिपोर्ट देगा ट्रिब्यूनल को, ओपिनियन दैट फ्रॉड कमिटेड इन प्रमोशन फॉर्मेशन एंड कमीशन। ये चीज जो है पहले भी हुई थी, जब हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि लिक्विडेटर ओपिनियन देता है कि अगर कोई फॉर्मेशन में कंपनी के कोई जो है फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ या कंपनी का फॉर्मेशन ही गलत है, ठीक है, तो वो चीज, एंड डायरेक्ट करेगा such person attend before liquidate tribunal and be examined for fraud, कि जो पर्सन है अटेंड बिफोर द ट्रिब्यूनल, मतलब वो जो है जब ट्रिब्यूनल के सामने वो प्रेजेंट हो, पेश हो, जिसको कहते हैं पेश होना, एंड बी एग्जामिन्ड फॉर फ्रॉड, और उसके लिए फ्रॉड के लिए वो एग्जामिन भी हो। कंपनी लिक्विडेटर शेल टेक पार्ट इन द एग्जामिनेशन, वो पार्ट लेता है एग्जामिनेशन में, कि जब एग्जामिन हो रहा होता है वो पर्सन या जो भी उससे क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही होती है, मतलब दूसरे अगेंस्ट वाला जब लॉयर जो है उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, जो हम पिक्चर्स में देखते हैं, तो वो जो है टेक पार्ट, मतलब वो लिक्विडेटर प्रेजेंट रहता है। एंड पर्सन एग्जामिन ऑन ओथ और शेल आंसर ऑल क्वेश्चन पुट बाय ट्रिब्यूनल, तो पर्सन जो है ओथ पे एग्जामिन होगा, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, एंड शेल आंसर ऑल क्वेश्चन पुट बाय ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल ने जो जो क्वेश्चंस कहे हैं उन सबके आंसर्स भी देगा। राइट ऑफ अ पर्सन टू बी एग्जामिन्ड, ठीक है, तो राइट क्या है, कॉपी ऑफ अ रिपोर्ट टू कंपनी ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। अब उस पर्सन के क्या राइट है, अब ये तो वो लिक्विडेटर ने उसकी जाके कंप्लेन कर दी कि नहीं सर फ्रॉड करा है और फ्रॉड के चक्कर में ये कंपनी लिक्विडेट हो रही है, और क्या नाम है, अब इसको कोर्ट में बुलाओ और उसको जो है प्रॉपर उससे ट्रिब्यूनल क्वेश्चंस पूछेगा और उसको आंसर देना, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। तो उस पर्सन के क्या राइट है, जिसके अगेंस्ट जो है फाइल करा है, उस पर्सन के राइट है कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, कि पहले मुझे कॉपी दिखाओ जो कंपनी लिक्विडेटर ने भेजी है, कि क्या रिपोर्ट क्या भेजी है, एट हिज ओन कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट क्या है वो पर्सन ही बियर करेगा, एंड एम्प्लॉय CACS लीगल प्रैक्टिशनर टू अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 432 में जो है राइट टू
पर्सन टू बी एग्जामिन्ड, ठीक है। अब कंपनी लिक्विडेटर के ने जो है उस पर्सन को पूरा का पूरा ये बोल दिया कि इसने फ्रॉड करा है, ट्रिब्यूनल में चला गया केस, ट्रिब्यूनल अब उससे क्वेश्चन पूछ रहा, तो तो उस पर्सन ने अगर एक्चुअल में कोई फ्रॉड नहीं करा तो उसे कितना परेशानी हो रही है। तो अब उसके क्या राइट है, उसके राइट है कि रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, वो कॉपी मांग सकता है कि सर पहले कंपनी लिक्विडेटर ने क्या कहा है ना, पहले वो कॉपी दिखाओ। तो एट हिज ओन कॉस्ट, तो अपनी कॉस्ट पर। और जो है अंडर सेक्शन 432 जो है अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव सीएसीएस या लीगल प्रैक्टिशनर को उसको राइट है कि वो मेरी जगह रिप्रेजेंट करे। Appearing of a company liquidator on hearing of an application applied by a person being freed from charges। कंपनी लिक्विडेटर को ये सुनने के बाद ये लगता है कि जो पर्सन है वो उस पे एक्चुअल में चार्जेस लगने ही नहीं चाहिए थे, राइट। पर्सन अप्लाइज टू द ट्रिब्यूनल टू बी एक्सकल्पेटेड, कल्पेट मतलब बुरा, एक्सकल्पेटेड मतलब ऑपोजिट, कि उसको चार्जेस से जो भी है उसको फ्री करना, फ्रॉम एनी चार्ज मेड और सजेस्ट बिफोर हिम, ठीक है। एंड इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर की ड्यूटी क्या है, ट्रिब्यूनल में ऑर्डर पेमेंट टू द एप्लीकेंट ऑफ सच कॉज एज इट में थिंग्स फिट, ठीक है ना। तो कंपनी इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, तो जो भी कॉस्ट लगा है, जैसे ट्रिब्यूनल का जो चार्जेस कॉस्ट लगी हुई है या जो भी इतना प्रॉब्लम, तो उसके लिए जो है वो लिक्विडेटर को जो है पे करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन जो है एक्सकल्पेटेड निकल जाता है तो इवेंचुअली लिक्विडेटर अपीयर इन हियरिंग, अटेंडेंस ऑफ अ ट्रिब्यूनल ऑफ एनी मैटर रेलेवेंट, लिक्विडेटर को हियरिंग में आना पड़ेगा और अटेंडेंस लगानी पड़ेगी ट्रिब्यूनल के आगे। रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन अ राइटिंग, सच रिकॉर्ड ओपन टू क्रेडिटर्स फॉर इंस्पेक्शन। अगर कोई रिकॉर्ड जो है रिटर्न में है तो वो क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज के लिए भी ओपन रहेगा एग्जामिन करने के लिए, राइट। नाउ अब हमारा थर्ड लेक्चर खत्म हो गया है, इसके बाद भी जो है काफी सारा बचा हुआ है वाइंडिंग अप में। तो वाइंडिंग अप बहुत बड़ा टॉपिक है, ऑल्दो इतने मार्क्स का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि एटलीस्ट अगर आप खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे तो वीडियोस देखकर जो है एक बार उसको गो थ्रू कर लो कि पूरा का पूरा आइडिया क्या होता है वाइंडिंग अप का, कि मतलब पूरा पेपर क्या है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सको, राइट। थैंक यू।